अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, कल हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की थी सोल ट्रेडर की। ठीक है, आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़े से हम आगे मूव करेंगे फर्दर टॉपिक्स की तरफ। ठीक है, और फर्दर टॉपिक्स में देखें फाइनेंशियल असेसमेंट, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये जब आप बना लेंगे तो फिर उसके बाद अभी तक हमने इसकी एडजस्टमेंट्स नहीं अभी तक की। ठीक है, तो हम फर्दर फिर एडजस्टमेंट्स की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो क्वेश्चंस थे वो डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने असाइनमेंट्स में दिए थे, कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए थे। तो आप लोगों ने मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसको बनाने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहे हैं एज कम्पेयर टू इनकम स्टेटमेंट। लेकिन इनकम स्टेटमेंट भी माशाल्लाह आप लोगों ने कर ली है, तो उसमें यह है कि आप लोगों का अभी माशाल्लाह ये भी अच्छा चल रहा है। तो इसके बाद हम एडजस्टमेंट्स की तरफ मूव करेंगे कि एडजस्टमेंट करने के बाद फिर हम दोबारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ आएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर करनी है विद एडजस्टमेंट्स। ठीक है, ये जो चैप्टर 5 था उसके जो क्वेश्चंस हमने किए थे यहाँ तक, कुछ मैंने असाइनमेंट में दे दिए थे, बच्चों ने मुझे असाइनमेंट्स भेज दिए हैं। तो उसमें वो ठीक है, करेक्ट हैं। जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन करेक्ट प्रिपेयर की हुई है। ठीक है, उसमें मुझे कोई एज सच कोई इशू नहीं लगा कि जिसको अभी फर्दर डिस्कस किया जाए। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका जो पेपर है उसमें एग्जामिनर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन थोड़ा सा उसका फॉर्मेट चेंज कर देता है, क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन जो होती है ट्रायल बैलेंस की उसको चेंज कर देता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5.7 में देखें कि इसमें क्वेश्चन की जो ट्रायल बैलेंस की प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट है। जैसे उसने कहा कि शॉन माइकल imports and sells furniture. The following balances were extracted from his books on 30th September 2005. ये 30th सितंबर उसकी क्लोजिंग डेट है 2005। उसमें देखें जो पिछले क्वेश्चन थे उसमें परचेजेस सेपरेट दी थी, सेल्स सेपरेट दी हुई थी, लेकिन इसमें उसने इकट्ठा लिख दिया दो चीजें। देखें फर्स्ट जो चीज है उसने लिखा परचेज प्लस उसमें आपकी सेल्स है। तो परचेजेस के अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। तो ये हमारे पास जो पहली चीज है ये है परचेजेस है। ठीक है, जो डेबिट कॉलम की में वैल्यू गिवन है 137,600, और जो क्रेडिट कॉलम में वैल्यू गिवन है वो हमारे पास है सेल्स। ये चीज आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद अगर नीचे आप आते जाएं तो आपके पास जो वैल्यूज हैं यहाँ पर कुछ और सेम गिवन है। सेकंड जो लास्ट वैल्यू है ट्रेड रिसीवेबल्स की और ट्रेड पेबल्स की। अब ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस जो होता है वो हमारे पास डेबिट साइड पे होता है और उसने प्लस दिया हुआ है ट्रेड पेबल का बैलेंस। तो जो आपके पास ये जो डेबिट साइड पे बैलेंस है ये हमारे पास 35,700, दिस इज ट्रेड रिसीवेबल्स बैलेंस। ठीक है, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल एसेट्स होते हैं और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। और फिर आपको ट्रेड पेबल्स का बैलेंस भी दे दिया उसने। ठीक है, इसी तरह ड्राइंग्स हैं और कैपिटल है। ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। जो डेबिट साइड पे गिवन है ये आपकी है ड्राइंग्स। जो वैल्यू डेबिट कॉलम में फर्स्ट कॉलम में गिवन है वो आपकी ड्राइंग्स है। वो कितनी है 31,200 की, और जो क्रेडिट कॉलम में गिवन है दैट इज कैपिटल। ठीक है, तो वो कैपिटल की वैल्यू आपने ये चीज माइंड में रखनी है। ठीक है, एक तो ये चीज। दूसरे नंबर पर आपको जो चीज मैं सिखाने जा रहा हूँ आज वो ये है कि आपने एक ही टाइम पे इनकम स्टेटमेंट भी स्टार्ट करनी है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी स्टार्ट करनी है। तो वो कैसे प्रिपेयर करनी है, कैसे उसको क्लोज करना है और सम निकालना है। ठीक है, अच्छा उसमें देखें जो सबसे पहली चीज है वो आप क्या करेंगे, यू आर रिक्वायर्ड। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन नंबर 5.7 की वो रिक्वायरमेंट है ए और रिक्वायरमेंट है बी। देयर आर टू रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट ए जो है उसमें देखें कि आपके पास उसने कहा है कि आप प्रिपेयर करें इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट जो है वो हम यहाँ प्रिपेयर करते हैं। इनकम स्टेटमेंट
income statement for the year ended or for the period ended 30th September 2005। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर दो कॉलम्स बना लेंगे। एक कॉलम हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, और आप यहाँ पर लाइन लगा लेंगे हम, ताकि हम इसकी वो कर सकें, वैल्यूज पुट कर सकें। ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट आ गई, और फिर हमारे पास उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट बना लेंगे। आप जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें भी आप पहले नेम लिखेंगे बिजनेस का, बिजनेस के नेम के बाद यू विल राइट डाउन द नेम दैट द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन as at 30th September 2005। ठीक है, इसमें भी आपने दो कॉलम बना लेने, एक एक्सटर्नल कॉलम है और एक इंटरनल कॉलम है। ये आपका एक्सटर्नल कॉलम हो गया, ये आपका इंटरनल कॉलम हो गया। ठीक है, और साथ में आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डॉलर्स के साइन लगा लें ये और यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आप नॉन करंट एसेट्स लिखेंगे। आपके नॉन करंट एसेट्स क्या है, आपने ये एब्रीविएशन यूज नहीं करनी, आपने पूरा लिखना है जैसे मैंने कल लिखवाया था। फिर आपके पास सेकंड नंबर पे आ जाते हैं करंट एसेट्स। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपके पास आ जाती हैं करंट लायबिलिटीज। फोर्थ पे आप लिख देंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। और फिर आप नेट एसेट्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेट एसेट्स कैलकुलेट करने के बाद जो फिफ्थ है वो आपके आता है फाइनेंस बाय का पोर्शन या इक्विटी का पोर्शन। फाइनेंस बाय में हमने कल भी देखा था कि हम क्या करेंगे, हम कैपिटल की ओपनिंग वैल्यू लिखेंगे। ओपनिंग कैपिटल वो कितना गिवन है क्वेश्चन में वो आप लिख लेंगे जो ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा, प्लस इसमें एडिशनल कैपिटल लिख लेंगे अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई न्यू कैपिटल ऑनर ने इंट्रोड्यूस करवाया, नया कैपिटल नई इन्वेस्टमेंट कर दी है, प्लस नेट प्रॉफिट ऐड अप कर देंगे। अगर लॉस होंगे तो वो नेट लॉस जो होगा वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और माइनस उसमें से ड्राइंग्स कर लेंगे, तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा दैट वुड बी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ये आप फॉर्मेट बना के आपने यहाँ से क्वेश्चन रीड करना है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन। ठीक है, अब वो जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5.7। अब जो 5.7 क्वेश्चन है उसमें देखें, शॉन माइकल इंपोर्ट्स एंड सेल्स furniture. The following balances were extracted from his books on 30th September 2005। अब यहाँ पर जो पहली वैल्यू है वो परचेजेस की है, आप इसे टिक कर लेंगे। और आपने ये जो फॉर्मेट है इनकम स्टेटमेंट का, इसका फॉर्मेट बना लेते हैं रफ। जो फॉर्मेट हम बनाते हैं वो फॉर्मेट क्या है, आप उसे लिखेंगे कि सेल्स लेस सेल्स रिटर्न्स। ठीक है, देन इसमें से यू विल डिडक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स, और जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसका फॉर्मेट क्या था, कल भी हमने पढ़ा था, ओपनिंग स्टॉक
प्लस उसमें परचेजेस कर लेंगे, लेस पर प्लस इसमें से कैरेज इनवर्ड करेंगे, माइनस उसमें से हम रिटर्न आउटवर्ड्स करेंगे या रिटर्न परचेजेस रिटर्न कर लेंगे, रिटर्न आउटवर्ड्स, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और जो आंसर आएगा उसको हम एक्सटर्नल कॉलम में शिफ्ट कर लेंगे ठीक है। तो नेट सेल्स में से हम इसको माइनस करेंगे तो देन वी विल गेट द आंसर ग्रॉस प्रॉफिट जीपी, ठीक है। आप उसमें आपने ऐड कर देनी है अदर इनकम, अदर इनकम के बाद आपने इसके लिए भी कुछ लाइंस छोड़ देनी है। अदर इनकम के बाद आप उसमें क्या करेंगे, लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे इसके बाद आपने ये छोड़ देना है, बाकी सारे एक्सपेंसेस लिखे हम नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। देखें परचेजेस गिवन है, परचेजेस की वैल्यू गिवन है 137,600, वो यहाँ पर परचेजेस के सामने आप लिख लें 137,600, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाए सेल्स, सेल्स आपके पास है 230,600, 230,600, ये सेल्स में आप लिख लेंगे। आप दोनों वैल्यूज को टिक करते जाएं। फिर आपकी इन्वेंट्री गिवन है ऑन 1 अक्टूबर 2004, आपकी क्लोजिंग डेट क्या है, वो है 30 सितंबर 2005। तो एक साल पीछे जाएं तो आपका जो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ है, अकाउंटिंग पीरियड, वो आपका है 1 अक्टूबर 2004। तो दिस इज ओपनिंग इन्वेंट्री, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओपनिंग इन्वेंट्री जो होती है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रीट होती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में जहां ओपनिंग इन्वेंट्री लिखी है उसके सामने इसकी वैल्यू लिख दें इंटरनल कॉलम में उसके बाद आपके पास आता है थर्ड, वो है कैरेज इनवर्ड्स, ठीक है। कैरेज सॉरी रिटर्न इनवर्ड्स, जो रिटर्न इनवर्ड्स होती हैं ये आपके पास होती हैं सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न जो सेल्स में से माइनस हो जाएंगी, कितनी है हमारे पास 1300 की, ये आप यहां से माइनस कर लें सेल्स में से, ये आप यहाँ वैल्यू लिख देंगे। आपने साथ साथ इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी, कैलकुलेशन एंड पे करनी है जब सारी वैल्यूज आप पुट कर लेंगे। फिर आपके पास आता है रिटर्न आउटवर्ड्स। तो रिटर्न आउटवर्ड्स जो होते हैं वो परचेजेज रिटर्न्स होती हैं कि आपने परचेज की थी गुड्स और आपने उसको रिटर्न कर दिया है, परचेज रिटर्न। जो परचेजेज रिटर्न्स हैं उसकी वैल्यू आपके पास है कितने की, 1100 की। तो परचेजेज रिटर्न्स जो होंगी वो आप परचेजेज रिटर्न्स के अंदर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर, तो वो आपकी कितनी है 1100 की, वो वहां पर आप वैल्यू लिख लें, ये माइनस हो जाएगी इसमें से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कैरेज। कैरेज इनवर्ड्स है, कैरेज होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पहला है कैरेज इनवर्ड, ठीक है। कैरेज आपके पास जो इनवर्ड होता है वो परचेजेस में ऐड हो जाता है जाके, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर परचेजेस लिखी हुई हैं, तो हम ये कैरेज जो है वो 2200 का यहाँ परचेजेस में लिख देंगे। उसके बाद आता है कैरेज आउटवर्ड्स। कैरेज आउटवर्ड्स जो है ये भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इसका मतलब होता है कि आपने गुड्स सेल की और कस्टमर तक पहुंचाने तक जो कॉस्ट आई है दैट इज कॉल्ड कैरेज आउटवर्ड्स। जो कैरेज आउटवर्ड्स होता है ये आपके पास क्या होता है, ये आपका एक्सपेंस होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है। डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉस्ट होती है वो हम कहाँ पर लिखते हैं, वो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिखते हैं। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें आती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट यहाँ पर आएंगी, मार्केटिंग वगैरह। तो आपके पास जो कैरिज आउटवर्ड है वो आप यहाँ पर एक्सपेंस में लिखेंगे, कैरिज आउटवर्ड्स। कैरिज आउटवर्ड्स की वैल्यू कितनी है, कैरेज आउटवर्ड्स की वैल्यू देखें वो हमारे पास आ रही है 4600। तो 4600 को आप वहां मार्क कर देंगे, टिक कर देंगे और यहाँ पर आप लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास जो वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी हैं वो देखें जरा। उसके बाद जो वैल्यूज आपके पास हैं वो आ रही हैं वेजेस एंड सैलरीज की।
वेजेस एंड सैलरीज जो हैं ये आपके एक्सपेंस होते हैं, हम एक्सपेंसेस में इनको लिख लेंगे वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज कितनी है 18,700 की, ये हम एक्सपेंसेस में लिख लेंगे। उसके बाद इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस भी आपका एक्सपेंस है। इंश्योरेंस कितना है आपके पास, इंश्योरेंस है 7600 की, तो इंश्योरेंस को हम एक्सपेंसेस में लिखेंगे और उसकी वैल्यू सामने लिख देंगे कितने की, 7600 की। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो चीज आ रही है वो है व्हीकल एक्सपेंसेस। ठीक है, मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस। तो आपके पास जो मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस हैं वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस आपको कितने गिवन है 3100 के, तो 3100 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको गिवन है जनरल एक्सपेंसेस। जो जनरल एक्सपेंसेस हैं ये भी हमारे पास एक्सपेंसेस में आएंगे। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस हैं हमारे पास कितने के, वो हमारे पास आ रहे हैं 5200 के, तो 5200 के एक्सपेंसेस हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद देखें उसने कहा रेंटल इनकम है। अच्छा, खाली रेंट भी लिखा, रेंटल इनकम क्रेडिट है आपके पास, इनकम है। ठीक है, कितने की इनकम है रेंटल इनकम, वो उसने बता दी है, वो आपके 2800 की, तो ये अदर इनकम में आ जाएगी। ठीक है, रेंटल इनकम, बिकॉज दिस इज नॉट द मेन सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ इनकम तो आपकी सेल्स ऑफ गुड्स हैं कि आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर आप सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने जो रेंटल इनकम है उसको आप क्या करेंगे 2800 को आप अदर इनकम में लिख देंगे। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है बैंक अपने जो बिजनेस के लोग होते हैं, जो बिजनेस कर रहे होते हैं, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि उनके पास पेमेंट के लिए उनके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होता, लेकिन उनको चाहिए होता है पैसा, तो बैंक उनको फैसिलिटेट करता है कि आप निकलवा सकते हैं पैसा, विड्रॉ करवा सकते हैं अपने एक्स्ट्रा, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज्यादा नहीं निकलवा सकते। तो ये होती है हमारे पास बेसिकली लाइबिलिटी होती है, लेकिन लाइबिलिटी में भी ये हमारे पास करंट लाइबिलिटी होती है। कौन सी लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी। इसको करंट लाइबिलिटी इसलिए कहा जाता है कि ये आप इसे विद इन अ ईयर आपने पे करना होता है। तो हमारे पास जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर पड़ी हुई। तो करंट लाइबिलिटीज कितनी है आपके पास 1400 की, तो आप यहाँ पर वैल्यू टिक कर लें और यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज में जाके आप लिख लें बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितने की वैल्यू है 1400 की, इंटरनल कॉलम में लिख लें। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास उसने कहा है प्रीमिसेस हैं, तो प्रीमिसेस 90,000 की हैं। प्रीमिसेस का मतलब होता है लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये नॉन करंट एसेट है, तो नॉन करंट एसेट यहाँ पर हम लिख लेंगे नॉन करंट एसेट्स में प्रीमिसेस। प्रीमिसेस की जो वैल्यू गिवन है वो है 90,000 की, ये भी इंटरनल कॉलम में लिखेंगे। फिर आपके पास मोटर व्हीकल्स आ जाती हैं। मोटर व्हीकल्स हैं आपकी कितने की 30,000 की, तो मोटर व्हीकल्स जो हैं ये आपके नॉन करंट एसेट्स हैं, परमानेंट बिजनेस यूज के लिए आपने लिए हुए हैं। मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स कितनी है आपके पास, वो है 30,000 की, तो 30,000 आप एसेट्स में लिख देंगे। उसके बाद देखें उसने कहा ट्रेड रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स जो होते हैं ये आपके करंट एसेट्स होते हैं और इनका डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स आपके क्या है, करंट एसेट्स हैं, तो इनको आप ट्रेड रिसीवेबल्स में आप लिख लें। ट्रेड रिसीवेबल्स में कितनी है उसकी उसकी वैल्यू 37,500, और सॉरी 35,700, तो हम ट्रेड रिसीवेबल्स लिखेंगे 35,700 की। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो वैल्यू है ट्रेड पेएबल्स की गिवन है, तो ट्रेड पेएबल्स जो है वो हमारे पास लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। कितना बैलेंस गिवन है 29,400 का,
ये आप ट्रेड पेबल्स यहाँ लाइबिलिटीज में लिख लेंगे। वैल्यू आपकी आ रही है 29,400, ठीक है। तो आप यहाँ पर आके 29,400 लिख लेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये आपके क्या है ट्रेड पेबल्स, आप यहाँ पर लिखेंगे कि ये आपके क्या है ट्रेड पेबल। ये दोनों आपने रिकॉर्ड कर लिए। लास्ट में आपके जो लास्ट आइटम है यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में वो गिवन है कि ड्राइंग्स है आपकी 31,200 की। ड्राइंग्स कितनी है? 31,200 की। तो ड्राइंग्स कहाँ जाके आप माइनस करते हैं क्या फाइनेंस बाय के पोर्शन में? ये है आपकी 31,200 की। अच्छा, इसमें यह है कि आप बेटर ये है कि आप इसे आउटर कॉलम में लिख लें 31,200, ठीक है। ये आपके पास आ गए। उसके बाद आप देखें कि आपके पास जो कैपिटल है वो है 125,000 का। तो कैपिटल क्रेडिट होता है, हमारे पास क्रेडिट बैलेंस होता है। तो कैपिटल, हम कैपिटल की जगह लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। ये कितना है? ओपनिंग कैपिटल है 125,000 का। तो आपके पास जो फाइनेंस बाय का पोर्शन है उसमें जो डेबिट अमाउंट है वो है 135,000, ठीक हो गया। ये सॉरी 35 नहीं 25,000 है, 125,000। ठीक हो गया। अब आपके पास एक ही वैल्यू रह गई है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है 5.7 में। यहाँ पर वो उसने कहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है 30 सितंबर 2005 को उसकी वैल्यू है 23,500, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है? एक तो आप उसे कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस कर लेते हैं। तो आप 23,500 को कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस करेंगे और उस जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको जाके करंट एसेट्स में लिख देंगे, ठीक है। आपके जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक। अब आपकी सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपने वन बाय वन पुट कर ली। अब आप इसको क्लोज करेंगे। जब आप क्लोज करेंगे तो आपने स्टार्ट करना है कहाँ से? ऊपर से, सेल्स से, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट से। इनकम स्टेटमेंट से जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपके पास जो पहली चीज आएगी वो आपने नेट सेल्स निकालनी है। तो आपकी सेल्स जो है वो कितनी है? सेल्स की वैल्यू कितनी है आपकी? वो है 230,600, ठीक है। 230,600। उसमें से आप सेल्स रिटर्न माइनस कर लेंगे 1300 की। तो आपके पास 229,000 की 300 की वैल्यू रह जाएगी। ये आपके नेट सेल्स हैं 229,300, ठीक हो गया। फिर आप कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की जो वैल्यू निकालेंगे वो आपकी 23,100 ओपनिंग स्टॉक है, उसमें परचेजेस हैं 137,600 की, उनको ऐड अप करेंगे और उसमें कैरेज इनवर्ड है 2200 का, वो भी ऐड अप करेंगे। और उसके बाद उसमें से आपकी रिटर्न्स हुई हैं परचेज रिटर्न्स 1100 की, वो माइनस कर लेंगे और उसके बाद आपकी जो क्लोजिंग स्टॉक है 23,500 का वो भी माइनस हो जाएगा। तो आपके पास जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आई है, जो ऊपर चीजें आपने सेल की हैं, जो 229,300 की सेल हुई है, उसमें आपकी जो कॉस्ट लगी है वो लगी है 138,300, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है सेल्स कितनी है? 229,300 और उसमें से आप माइनस कर लेंगे 138,300, ठीक है। तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा $90,000 का। अदर इनकम्स, इसको आप क्लोज करें। जितनी भी अदर इनकम्स है इनको नीचे लाइन लगाएं और इसको आउटर कॉलम में शिफ्ट कर दें, ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यू है।
उसके बाद आपने एक्सपेंसेस निकालने। एक्सपेंसेस आपके कितने हैं, एक्सपेंसेस का टोटल कर लें। 4600 का एक एक्सपेंस है, प्लस आपके 18700 के सेकंड वेजेस एंड का एक्सपेंस है, और फिर आपके पास जो नेक्स्ट एक्सपेंस है वो 7600 का है। ठीक है, 7600 के बाद आपके पास जो नेक्स्ट एक्सपेंस है वो 3100 का है, और आपके पास जो लास्ट जनरल एक्सपेंस है वो 52,000 का है, 5200 का है। तो टोटल आपके पास आ गए कितने, 39,200। ठीक है, ये टोटल एक्सपेंसेस हैं। अब आपने नेट प्रॉफिट निकालना है, तो मैं नेट प्रॉफिट यहाँ लिख कर रहा हूँ क्योंकि अब जगह नहीं है, तो मैं इसके साथ ही लिख दूंगा। ठीक है, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आया हुआ है कितने का, 91,000 का। ठीक है, उसमें आपने ऐड अप कर देनी है अदर इनकम। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसमें आप अदर इनकम ऐड अप कर देंगे। अदर इनकम कितनी है, 2800, और इसमें से आपने ये वाले एक्सपेंसेस जो है टोटल वो माइनस कर लेने। वो कितने हैं, 20, वो आपके बनते हैं 39,200 के। ठीक है, ये आपके पास आ गया टोटल नेट प्रॉफिट आपका आता है 54,600 का। दिस इज योर नेट प्रॉफिट। अच्छा, ये जो नेट प्रॉफिट होगा इसको आपने शिफ्ट कर देना है आगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 54,600 को आप यहाँ कैपिटल के नीचे लिख देंगे। एडिशनल कैपिटल कुछ नहीं है, तो आपके पास जो प्रॉफिट आ रहा है ये यहाँ आ जाएगा। ये आपका आता है 54,600 के। अगर लॉस होता तो हम उसको माइनस कर लेते। अब आपने क्या करना है, रिमेनिंग आप जितने एसेट्स हैं उनको ऊपर से क्लोज करना शुरू करें। आपके नॉन करंट एसेट्स कितने, 90,000 प्लस 30,000, ये आपके पास कितने हैं, 120,000। और फिर आप के पास जो करंट एसेट्स हैं वो आपके कितने हैं वो देखें। करंट एसेट्स में आपके पास 35,700 के आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, प्लस इसमें आपके 23,500 के आपके करंट एसेट्स हैं। कितने के हो गए, 59,200 के। 59,200 के आपके जो टोटल एसेट्स हैं वो कितने हो गए, वो आपके टोटल एसेट्स ऊपर 120,000 उसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये बनते हैं आपके 179,200। ठीक है, ये आपके टोटल एसेट्स हो गए। अब उसके बाद आपके पास जो करंट लायबिलिटीज हैं, करंट लायबिलिटीज आपके बनती हैं 1400 का बैंक ओवरड्राफ्ट है, और 29,400 के आपके पास ट्रेड पेबल्स हैं। तो आप इन दोनों को ऐड अप कर लेंगे तो ये बनेगा 30,800। 30,800। ठीक है, आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज है ही कोई नहीं, जीरो है। तो आपके पास जो टोटल लायबिलिटीज बनती हैं वो कितनी है, वैल्यू ऑफ टोटल लायबिलिटीज, वो आपकी बनती है 30,800 ही। अब आपने क्या करना है, नेट एसेट्स निकालने। तो नेट एसेट्स कैसे निकालते हैं, टोटल आपके जो एसेट्स हैं उनमें से टोटल लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं। टोटल एसेट्स हैं आपके 179,200 के, और उसमें से आपने लायबिलिटीज निकाल दी हैं। तो लायबिलिटीज कितनी है, टोटल 30,800 की, वो आप माइनस कर दें। ठीक है, तो आपके पास नेट एसेट्स आ जाएंगे। अब आपके पास देखें कितनी वैल्यू है यहाँ पर। आपके जो टोटल एसेट्स हैं 179,200, 179,200 के आपके टोटल एसेट्स हैं, और उसमें से टोटल लायबिलिटीज 30,800 की माइनस कर लें तो आपके पास 148,400 ये आपके पास नेट एसेट्स हैं। आपके पास ये जो आंसर है ये भी आपके पास इतना ही आना चाहिए क्लोजिंग कैपिटल का। आप देखें आपके पास 125,000 के आपके पास ओपनिंग कैपिटल था, प्लस आपके पास 54,600, ठीक है, वो आपके पास थे
टोटल आपके एसेट्स, ये सॉरी नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट आपने ऐड कर दिया। नेट प्रॉफिट में से आपने माइनस कर देना है ये जो आपकी ड्राइंग्स हो गई हैं, जो ऑनर विड्रॉ करवा के ले गया चीजें, वो है 31,200 की, ठीक है। जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर आपका 148,400 का आ गया। अब ये देखें, नेट एसेट्स और आपके पास क्लोजिंग कैपिटल ये इक्वल हैं, ये आपका कंपैरिजन होता है और चेक होता है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपके पास इस क्वेश्चन में से कोई भी आपने चीज पूछनी है तो वो आप मुझसे पूछ लें, वो आप क्वेश्चन टाइप कर लें, मैं आपको आंसर देता हूँ। ये जो सोल्यूशन मैंने किया इसमें से कोई क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन टाइप करें, रेज हैंड करने से कोई फायदा नहीं है उसमें, मैं आपको माइक को ऑन नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन आप क्या करें, क्वेश्चन टाइप कर दें तो मैं आंसर कर देता हूँ। मुस्कान, आपका क्वेश्चन है कि रिटर्न इन वर्ड्स को हम सेल्स रिटर्न क्यों कहते हैं। देखें, जब हम गुड्स सेल करते हैं तो हमारी गुड्स ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाती हैं, आउटवर्ड्स जाती हैं, ठीक है। तो जब रिटर्न कस्टमर हमें रिटर्न कर देता है तो वो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रही होती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इनवर्ड्स। कि रिटर्न दो तरह की होती हैं, या तो इनवर्ड्स होती हैं या आउटवर्ड्स होती हैं, ठीक है। इनवर्ड्स का मतलब ये होता है कि कस्टमर ने आपको रिटर्न कर दी है, और कस्टमर कौन सी प्रोडक्ट चीज रिटर्न करेगा, जो हमने उसे सेल की हुई है, तो सेल्स रिटर्न कहते हैं उसे। आउटवर्ड्स का मतलब, रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब है कि आपने चीजें परचेज की थी, आपने वापस कर दी हैं, दैट इज कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड्स, ठीक है। परचेज इसको रिटर्न भी कहते हैं। जहां हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक पढ़ लिए चैप्टर, तो इस बुक में से जो है वो हमने 5 चैप्टर्स किए हैं, ठीक है। रिमशा, शायद आपने पूछा है क्वेश्चन कि ये कैसे पता चलेगा कि परचेज डेबिट होती हैं या सेल्स क्रेडिट। तो देखें, जो हमारे पास परचेजेस होती हैं वो हमारे पास है, हमने उनको कहा था कि हमारे पास एक तरह का एक्सपेंस होता है, तो हम वो उनका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, और सेल्स जो होती है वो इनकम होता है, उसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, ठीक है। वो ना लिखा हो तब भी अंडरस्टूड होता है। और यहाँ पर जब हमने देखे इंक्रीज डिक्रीज हम देख रहे होते हैं कब, जब हम उसके जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, फिर लेजर्स बनाते हैं, अब तो हमने उनके फाइनल बैलेंसेस निकाल लिए हैं, ठीक है। तो वो डेबिट कॉलम जो होता है, अगर ट्रायल बैलेंस गिवन है तो उसमें जो डेबिट कॉलम होता है, डेबिट कॉलम का मतलब ये होता है कि आपके पास परचेजेस हैं, और क्रेडिट साइड जो होती है, जो क्रेडिट कॉलम में अगर गिवन है तो सेल्स होती हैं। मुस्कान, अगर आप देखें, आपने अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ही टाइम पे बनानी है तो आपने एक पेज पे इनकम स्टेटमेंट बनानी है, दूसरे पेज पे आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट बना लेना है, और फिर वैल्यूज पुट करनी है। लाजमी नहीं है कि एक ही पेज पे आप करें, ठीक है। आरजे हारून, जो कल हमने पढ़ा था वो यही पढ़ा था, यही वाली चीजें थी, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट थी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन थी, ऐसे ही वैल्यूज हमने ट्रांसफर किए थे। बस डिफरेंस आज ये है कि हाँ, कल हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की थी, उससे अगली क्लास में हमने इनकम स्टेटमेंट की थी। आज हम जो है वो कंबाइन कर रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट भी कर रहे हैं और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द सेम टाइम कर रहे हैं, ठीक है। आप कल वाला लेक्चर जरा सुने, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछ लें, बाकी प्रिपरेशन सारी इसी तरह ही होगी जो अभी मैं करवा रहा हूँ। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाऊंगा इसका।
सारे में डबल लाइन लगाना जरूरी नहीं होता, वो तो मैंने लगा दिया, आप डबल ना लगाएं, सिर्फ आप एक लाइन लगा दें टोटल एसेट्स के नीचे, एक लाइन लगा दें टोटल लाइबिलिटीज के नीचे, जो आप नेट एसेट्स निकालेंगे उनके नीचे आप डबल लाइन लगा दें, ठीक है, और जो क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे उसके नीचे डबल लाइन लगा दें। अवैध खान, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का कैसे पता चलेगा? आपके पास जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें देखें कि आपके पास जो प्रॉफिट आ रहा है, नेट ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, वो कितना आ रहा है, ठीक है। आपके पास अगर तो एंड पे एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद नेगेटिव आंसर आता है, तो वो नेगेटिव का मतलब ये होता है कि आपके एक्सपेंसेस आर मोर देन योर ग्रॉस प्रॉफिट, तो फिर तो लॉस होगा। अगर एक्सपेंसेस, इफ एक्सपेंसेस आर lower than your gross profit, then it means there is a net profit. फिजा, हाँ, जो आपको एडजस्टमेंट में इन्वेंट्री गिवन होती है वो क्लोजिंग होती है, ठीक है, 30 सितंबर 2005 को, जिस दिन आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस दिन। रिमशा जाहिद, जो कैरेज होता है ना, कैरेज का मतलब ये होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि कैरेज क्या चीज होती है। देखें, जो कैरेज होता है ना, कैरेज का मतलब होता है कि आपके पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, क्या आपने गुड्स कहीं से लेके आए हैं अपने बिजनेस में, तो जो आपने गाड़ी का रेंट वगैरह दिया है वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, ठीक है, उसको हम कैरेज कहते हैं यहाँ पर ना बिजनेस लैंग्वेज में। अब जो कैरेज होता है ये आपके पास दो तरह का होता है, कैरेज इनवर्ड्स होता है और आउटवर्ड्स होता है, ठीक है। इनवर्ड्स जो होता है वो आपके पास कैरेज इनवर्ड्स एंड कैरेज आउटवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स आपके पास होता है पेड टू ब्रिंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है। आपने को गुड्स परचेज की होती हैं, उनको अपने ऑफिस तक, अपने जो आपकी शॉप है उस तक लाने तक, अपनी फैक्ट्री तक, जहां पर भी वो लाने तक जो भी कॉस्ट आप पे करेंगे, दैट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड्स। लेकिन जो कैरेज आउटवर्ड है, ये आप क्या करते हैं, ये पेड होता है, आप पेमेंट करते हैं, पेड टू सेंड और डिलीवर गुड्स टू कस्टमर, ठीक है। कस्टमर को चीजें आपने पहुंचानी है, फिर आप उसके लिए पे कर रहे हैं। देखें, कस्टमर को जब गुड्स आप पहुंचाते हैं तो वो आपके पास होता है कि आपने उसको गुड्स ट्रांसपोर्ट किए, तो वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं आप। जब कस्टमर को घर तक चीज पहुंचाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ओरिएंट है, तो ओरिएंट वाले जब क्या करेंगे, अपने एसी सेल करते हैं, फ्रिज सेल करते हैं, तो कस्टमर को वो क्या करते हैं, घर तक अगर डिलीवर करके आते हैं अपनी गाड़ी में, और कस्टमर से कोई पैसे नहीं लेते, उस डिलीवरी चार्जेस नहीं लेते, ठीक है, तो हो उनकी तो कॉस्ट तो इंकर होती है, तो उसको कहते हैं कि वो कैरेज उन्होंने पे किया, कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। अब ये जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास एडिड, जो हमारे पास कैरेज इनवर्ड होता है, एडिड टू परचेजेस, आप परचेजेस में उसे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और जो दूसरे नंबर पर होता है कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ये आपकी कौन सी कॉस्ट होती है, ये एडेड टू एक्सपेंस होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम क्यों इसे ऐड करते हैं, उसकी रीजन ये होती है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट होती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, ये सारी की सारी कॉस्ट जो होती हैं वो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसे कहाँ ट्रीट करते हैं, एक्सपेंस में। उसके बाद है
हाँ, जन्नत सलीम, आपने क्वेश्चन किया है कि इन्वेंट्री को हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स में क्यों नहीं लिखते। देखें, जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो परमानेंट यूज के लिए होते हैं। वो किसके लिए होते हैं? परमानेंट बिजनेस यूज के लिए। उनकी लाइफ जो होती है वो 1 साल से ज्यादा होती है। जबकि इन्वेंट्री जो होती है वो आपकी वो गुड्स होती हैं जो सेल नहीं हो सकी, एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास बचती हैं। अब इनका क्या करना होता है, इनको आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते कि हम अगले 2 साल या 1 साल से ज्यादा अर्सा में हम सेल नहीं करेंगे, हम इन्हें रखे रखेंगे। आप एक्सपेक्ट करते हैं हो सकता है कि पहले ही वीक में सेल हो जाए, हो सकता है कि 2 वीक में सेल हो जाए अगले साल। तो आपके जो एसेट होता है वो विद इन अ ईयर ये आपका एसेट यूज हो जाता है, ठीक है, इससे बेनिफिट ले लेते हैं, इसलिए करंट एसेट होता है। नॉन करंट एसेट इसको हम ट्रीट नहीं करते। बहादुर शाह, हाँ जी, मैंने तो यहाँ पर ही कोर्स करवाना है, ठीक है। जो ऑनलाइन कोर्स हो रहा है वो मैं सारा कोर्स यहाँ पर ही करवाऊंगा, ऑनलाइन ही करवाऊंगा। आरजे हारून, ये जो जितना भी इनकम स्टेटमेंट करवा रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन करवा रहा हूँ, यही करवाई थी कल भी, ठीक है, सेम। मुस्कान, आपका क्वेश्चन है कि कैरीज इन वर्ड को हम एक्सपेंस, ये एक्सपेंस होता है लेकिन हम इसको एक्सपेंस में क्यों नहीं लिखते। देखें, इसको एक्सपेंस में इसलिए नहीं लिखते कि ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इसका रिलेशन होता है हमारे पास किसके साथ? परचेज के साथ। अगर आप गुड्स परचेज करते हैं तो आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर करते हैं, इसलिए आप इसको क्या करते हैं, इसका रिलेशन परचेजेस के साथ होता है। तो जो कैरिज आउटवर्ड होता है उसका बेसिकली रिलेशन होता है डायरेक्ट रिलेशन सेल के साथ। जब आप सेल करेंगे, सेल होगी, तो आप कैरिज आउटवर्ड आप पे करेंगे। अगर सेल नहीं होगी, कस्टमर को डिलीवरी भी नहीं होगी, तो फिर आपका एक्सपेंस भी नहीं आएगा, ठीक है, कैरिज आउटवर्ड नहीं आएगा। लेकिन कैरिज इनवर्ड जो होता है, कैरिज इनवर्ड जो होता है वो परचेज करते हैं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है और वो पार्ट बन जाता है कॉस्ट का। जैसे आप देखें, आप एक मटेरियल है वो आप मंगवा लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप इंपोर्टेड गाड़ी मंगवा लेते हैं या कुछ मंगवा लेते हैं, वो बाहर से आपने इंपोर्ट किए, एक तो आपने पेमेंट कर दी, उसकी प्राइस पे कर दी, प्लस आपने जो इंपोर्ट ड्यूटीज दी हैं सारा कुछ, वो उसमें जब आपके पास एक कस्टमर आएगा वो गाड़ी लेने के लिए, आप कहेंगे कि देखो 50 लाख मैंने दिया है इस गाड़ी का, वहां बाहर पेमेंट की है, प्लस मैंने इस पे 50 लाख की इम्पोर्ट ड्यूटीज दी हैं, तो 1 करोड़ की तो मुझे पड़ गई है। तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि हमारी मेरी कॉस्ट जो है वो 50,000 की है। तो इसी तरह जब आप परचेजेस करते हैं तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है वो गुड्स का पार्ट, उसकी जो परचेजेस होती हैं उसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाती है, इसलिए हम उधर उसको ऐड करते हैं परचेजेस में। मियाँ उस्मान सत्तार, जो कंबाइन हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसका फायदा ये होता है कि एरर के चांस कम हो जाते हैं। मतलब आप पैरेलल बना रहे हैं, फॉर्मेट बना लिया इनकम स्टेटमेंट का और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, और जो जो वैल्यूज आ रही हैं जहां की हैं वहां पुट करते जाएं, तो आप एट द एंड आपका फाइनल आंसर आएगा तो वो आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप वन बाय वन बनाते हैं, चीजें आप ढूंढ के बनाएंगे, तो उसमें एरर के चांसेस होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि जब आप फॉर्मेट बना लेते हैं और उसमें वैल्यूज वन बाय वन पुट कर देते हैं, तो ये एक क्विक मेथड होता है, आप क्विकली आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। जबकि अगर आप उसे वन बाय वन करें तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो एग्जामिनेशन में आपने टाइम मैनेज करना होता है, मैनेजमेंट आपकी बहुत जरूरी होती है, आपने उसको इकट्ठे करना होता है। अगर क्वेश्चन में अवैस खान आपको इनकम स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है तो यू विल प्रिपेयर ओनली इनकम स्टेटमेंट।
if statement of financial position is required, then you will prepare only statement of financial position, फिर आप इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे। जो एग्जामिनर रिक्वायर करेगा वही आपने आंसर देना है। अगर आप इररेलेवेंट आंसर देंगे तो वो आपको एग्जामिनर जो है वो फेल भी कर सकता है, ठीक है, फ्यूचर में जब आपने पेपर देने, इसलिए इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन देनी ही नहीं है आपने। फाइनेंस बाय जो सारे आपका क्वेश्चन है, जो फाइनेंस बाय है वैल्यू क्रेडिट क्यों है की है। देखें जो फाइनेंस बाय है इसमें क्रेडिट नहीं वैल्यू की, ठीक है। जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें डेबिट और क्रेडिट कॉलम नहीं होते। आप इसको इंटरनल कॉलम में बेशक कैलकुलेशन कर लें वो भी ठीक है, एक्सटर्नल कॉलम में मैंने कर ली है वो भी ठीक है, ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें डेबिट क्रेडिट कोई नहीं है सारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। एबरार जो इंश्योरेंस होती है ना, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का मतलब होता है कि जो आपकी गुड्स जो हैं वो ट्रांजिट में है, आपकी ट्रांसफर हुई है, उसकी आपने इंश्योरेंस पे की है, ठीक है। मुस्कान ये जो स्टेटमेंट है ये आपको जब इस तरह मैनुअली बनाना आएगी तो आपको जो पेपर है ना जिसमें आपके फॉर एग्जांपल आगे 10 मार्क्स का अगर आपको क्वेश्चन आता है जो एमसीक्यूज के अलावा, ठीक है, जो 3 क्वेश्चन होने 10-10 मार्क्स के, उसमें आपको अगर एग्जामिनर ये कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट, तो आपको इनकम स्टेटमेंट में क्या होगा, फर्स्ट लाइन गिवन होगी, सेकंड लाइन गिवन होगी। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ पर ना स्क्रीन पे आप देखें, आप देखें जैसे कि आप देखें आपको ना एक इस तरह का बॉक्स गिवन होगा, यहाँ पर आपको वो अगर क्लिक करेंगे यहाँ पर या साइड पे पॉइंट होगा, ठीक है, तो आपकी एक लिस्ट, जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना, इस पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है, तो क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगी, लिस्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है। जो लिस्ट ओपन होगी उसमें से आपने अप्रोप्रिएट जो चीज है वो आपने सिलेक्ट करनी है, अप्रोप्रिएट वैल्यू हो जाएगी, या आप कह सकते हैं कि अप्रोप्रिएट जो आपके टेक्स्ट है वो आपने सिलेक्ट करना है। जैसे कि लाइक आपकी सेल्स आनी है तो आप सेल्स सिलेक्ट करेंगे, अगर परचेजेस आनी है तो आप परचेजेस सिलेक्ट करेंगे। तो फॉर्मेट यही रहेगा जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इसी तरह आप उसको सेलेक्ट करते जाएंगे। तो जब तक आपको ये फॉर्मेट याद नहीं होता, आप क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करते, तब तक आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि पेपर में फिर आप मेमोराइज करते रहेंगे कि ये इसमें क्या चीज पहले आनी थी, क्या बाद में आनी थी, ठीक है। और फ्यूचर में जब आपके दूसरे पेपर्स होंगे आगे चल के, तो फिर आपको ये फॉर्मेट काम आने हैं जो आपने मैनुअली किए होने हैं, ठीक है। जन्नत सलीम, हाँ जी, इन्वेंट्री को करंट एसेट लिखेंगे क्योंकि हम विद इन अ ईयर हम उसको यूज कर लेंगे, उसको सेल कर देंगे और उससे पैसे जनरेट करेंगे, रेवेन्यूज जनरेट करेंगे। राजा अहमद, हाँ जी, सारा सेमेस्टर जो है वो मैं ऑनलाइन ही करवाऊंगा, ये जो ऑनलाइन क्लास चल रही है ये चलती रहेगी। जाजेब, हाँ ये रिटर्न क्वेश्चन भी है और इसमें से एमसीक्यूज भी आने हैं, ठीक है। हाँ जी, जो आइटम्स होते हैं ना, फूड आइटम्स, फॉर एग्जांपल आप घर की बात अगर घर में कर रहे हैं तो वो भी आप ऐसे ही कह सकते हैं कि वो फूड आइटम्स जो हैं वो आपके पास है, एट द एंड बच गए। लेकिन जैसे आप देखें कि रिटेलर होता है आरजे हारून, तो वो रिटेलर क्या कर रहा होता है कि उसने डिफरेंट टाइप्स के, फॉर एग्जांपल आप ये जो होलसेल की दुकान होती है या रिटेलर की, आप उधर चले जाएं, उसके पास राइस भी होंगे, उसके पास डिफरेंट और भी आइटम्स होंगे, शुगर होगी, डिफरेंट पील्स होंगी, इसी तरह और चीजें जैसे आप टी बैग्स कह सकते हैं, इस तरह की चीजें। अब क्या होगा, मिल्क पड़ा होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर ये सारे फूड आइटम्स हैं,
अब उसके पास ये इन्वेंट्री बच गई है, ये उसके लिए क्लोजिंग एसेट हो जाएगा, ठीक है, करंट एसेट जिसे कहते हैं। जनरल सलीम, हमने क्लोजिंग स्टॉक जो है वो लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक हमने लिखा है कहाँ पर, करंट एसेट्स में। देखें आप क्वेश्चन जरा, हमने जो करंट ये जो लिस्ट बनाई है, अब ये देखें, आप जरा स्क्रीन पे देखें, जो करंट एसेट्स हैं उनमें ये सेकंड चीज देखें क्या लिखी है, क्लोजिंग स्टॉक। हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्लोजिंग स्टॉक लेके जाना है, ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं लेके जानी, वो तो पिछले साल की है, उसको हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर वो तो सेल हो जाती है। एम एस सदीक, आप जो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये ऑनलाइन होगा, ठीक है, बाकी फिजिकल क्लासेस जो फेस टू फेस क्लासेस हैं वो भी कैंपसेस ने स्टार्ट की हुई हैं, तो आप अपने कैंपस से जाके जरा पूछ लें कि वो कब होगी क्लास, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये क्लास होती रहनी है, अगर आप वो क्लास ले रहे हैं तो आप ये क्लास भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 5.8 हम करते हैं, ठीक है, विद द सेम अप्रोच। इसमें भी देखें आपको फॉर्मेट जो गिवन है क्वेश्चन में, वो फॉर्मेट आपको जो ट्रायल बैलेंस का गिवन है वो उसी तरह की है जो हमने अभी क्वेश्चन किया है। जैसे कि आप देखें, अब आपने क्या करना है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में देखें जरा, तो आप ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप मुझे चलें ऐसा करें, आपको मैं असाइनमेंट देता हूँ, ये आपने असाइनमेंट के तौर पर कर लेना है, और इसमें जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स होंगी वो मुझसे पूछ लेनी है, ठीक है। ठीक है, ये है आपका, आपने यहाँ इसमें इसकी करनी है, इस मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने मुझसे पूछ लेना है। तो असाइनमेंट करके ये क्वेश्चन करके इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन करके ये मुझे आपने व्हाट्सएप कर देना है, मैं उसको चेक कर लूँगा, वेरीफाई कर लूँगा, और ये चेक कर लूँगा कि कोई ज़रूरत है आपको एडिशनल की आगे फर्दर इस टॉपिक में, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम रिवाइज कर लेंगे, वरना हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब देखें, अभी हम एक और टॉपिक छोटा सा स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस हम आगे चल के ना, अभी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे दोबारा आना है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मुख्तलिफ किस्म की एडजस्टमेंट्स भी होती हैं, वो एडजस्टमेंट जो है उनके टॉपिक्स जो है हम सेपरेटली करेंगे पहले, और फिर एट द एंड हम इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में उनका कंबाइन इफेक्ट भी देखेंगे, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है ना वो है बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ठीक है। जो बैड एंड डाउटफुल डेट्स है, इसको हम एक और नेम भी देते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इररिकवरेबल डेट्स हैं। ये क्या है, मैं यहाँ पर इसका लिख रहा हूँ नेम, बैड डेट्स को हम इररिकवरेबल डेट्स भी कहते हैं। अब देखें, टॉपिक है बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ठीक है। ये कस्टमर से रिलेटेड होता है, क्रेडिट कस्टमर से रिलेटेड, ठीक है। अब होता क्या, देखें बैड डेट्स क्या होते हैं, बैड डेट्स का मतलब होता है कि ये वो बैड डेट्स कौन से डेट्स होते हैं, ये इररिकवरेबल डेट्स होते हैं। इररिकवरेबल डेट्स का मतलब ये होता है, आपने किसी कस्टमर को क्रेडिट पे गुड्स सेल कर दी और उसने बाद में पेमेंट से इनकार कर दिया, पेमेंट से क्या कर दिया,
इनकार कर दिया, रिफ्यूज टू पे, और या वो पेमेंट से इनकार नहीं कर रहा, वो उसके हालात ऐसे हो गए कि वो कहता है कि अब पेमेंट, आपको लग रहा है कि पेमेंट नहीं मिलनी उससे। अब यहाँ पर देखें, जो बैड डेट्स होते हैं ना, ये आपके क्रेडिट कस्टमर्स के की वजह से होते हैं। जब आप क्रेडिट सेल्स करते हैं, जब आपने सेल कैश में कर देनी है तो फिर तो बैड डेट्स होंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि कैश कस्टमर से आपने ले लिए। लेकिन एक कस्टमर है, वो आपसे क्रेडिट पे चीजें लेके चला जाता है और कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो क्रेडिट कस्टमर जो था वो आपका भाग गया कहीं, ठीक है, तो वो बैड डेट्स हो जाते हैं और उनको हम अकाउंटिंग में कहते हैं इररिकवरेबल डेट्स और बैड डेट्स, ठीक है, ऐसे कस्टमर्स को। अब यहाँ देखें, उसकी रीजन क्या हो सकती है? रीजन ये हो सकती है कि आपका कोई जो कस्टमर था उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, ये भी हो सकता है कि उसने क्या कर दिया, उसका बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस क्लोजर मतलब बिजनेस उसका बंद हो गया, उसने बिजनेस करना ही बंद कर दिया, सीज कर दिए ट्रेडिंग, ठीक है। सीज ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि बिजनेस खत्म कर देना, ट्रेडिंग खत्म कर देना, ठीक है, जिसको आपने चीजें सेल की हुई थी। इसी तरह ये हो सकता है कि डिस्प्यूट हो सकता है ऑन पेमेंट, ठीक है, जैसे आपका कस्टमर कहता है जी मैंने पेमेंट कर दी है, आप कहते हैं नहीं हमें पेमेंट नहीं आई, आपने पेमेंट नहीं की, और वो कहता है मैंने करनी नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है कि वो कस्टमर जो है वो आपको पेमेंट नहीं करेगा। ऐसे कस्टमर को हम कहते हैं कि वो बैड डेट है। ऐसा कस्टमर क्या हो गया? बैड डेट हो गया। जो डाउटफुल डेट होता है, डाउटफुल डेट होता है ये 100% कंफर्म नहीं होता, जबकि ये जो हमारे पास बैड डेट्स होते हैं ये 100% कंफर्म हो जाते हैं कि इन्होंने पेमेंट नहीं करनी, ठीक है। अब ये जो डाउटफुल डेट्स होते हैं ये आपके पास क्या होते हैं, ये 100% कंफर्म नहीं होते, नॉट 100% कंफर्म के आपको पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, वो इनकार नहीं कर रहे, लेकिन वो क्या करते हैं, ऐसा कस्टमर एक आपका आ जाता है जो आपसे क्रेडिट पे लेके गुड्स चला जाता है, कुछ अर्से बाद कहता है यार मैं आपको ना कल पेमेंट कर दूंगा, परसों पेमेंट कर दूंगा, एक वीक पेमेंट कर, डिलेइंग टैक्टिक्स यूज करता है। तो आपको डेफिनेटली उस पर डाउट होना शुरू हो जाता है कि यार ये पेमेंट देगा या नहीं देगा, ठीक है, ये पेमेंट देगा या नहीं देगा। तो डाउटफुल डेट्स जो होते हैं वो 100% कंफर्म नहीं होते, इनकार नहीं करते, ठीक है। अब आपके पास ये जो दूसरा पर्सन होता है बैड डेट्स, ये 100% कंफर्म होते हैं। जैसे कि एक पर्सन होता है वो कहता है रिफ्यूज टू पे, वो कहता है मैंने पेमेंट नहीं करनी, जाओ ले, मैं पेमेंट नहीं कर रहा। तो इस तरह का जो कस्टमर होता है वो बैड डेट होता है, ठीक है। अब उसके पास पेमेंट के लिए पैसे ही नहीं है तो फिर भी वो बैड डेट हो गया। अब आपने करना क्या होता है कि जो आपके बैड डेट्स होते हैं या डाउटफुल डेट्स होते हैं, कि जिन लोगों पे आपको शक है उनके लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपने करनी है, और जो कंफर्म हो गए कि उन्होंने पेमेंट करनी नहीं है उनके लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें देखें कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जब हम सेल्स करते हैं ना, तो सेल्स हमारे पास ना दो तरह की होती हैं। एक तो होती है कैश, दूसरी होती है ऑन क्रेडिट, ठीक है। ऑन क्रेडिट का वर्ड भी यूज होता है, ऑन अकाउंट का वर्ड भी यूज होता है, ये दोनों वर्ड बुक्स में यूज होते हैं, ठीक है। ऑन अकाउंट इसका मतलब है उधार चीजें सेल कर दी हैं। जब आपने कैश पे गुड्स सेल की हैं तो डेफिनेटली जब आप सेल कर रहे हैं तो सेल आपकी इनकम होती है, आप क्रेडिट करते हैं सेल्स को, ठीक है। और डेबिट में आप क्या करते हैं, डेबिट में आप करते हैं कैश को, अगर आप कैश ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप कैश रिसीव करते हैं तो कैश आपके पास इंक्रीज होता है और कैश एसेट होता है, और एसेट जब इंक्रीज होता है हम उसको डेबिट कर देते हैं। और अगर आप उसकी चेक के थ्रू पेमेंट ले रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है,
ठीक है, क्या चीज डेबिट हो जाती है? बैंक अकाउंट। अब जब ये चीजें हो जाती हैं, ये जर्नल एंट्री है, ठीक है। लेकिन जब आप क्रेडिट पे सेल करते हैं, तो क्रेडिट पे आप जब सेल करते हैं तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, क्योंकि पेमेंट तो आपने रिसीव की नहीं है, तो सेल तो आपकी इनकम है ही है, आप सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, ये इनकम है आपकी, ठीक है। इनकम इंक्रीज होगी, क्रेडिट। लेकिन आपको वो पेमेंट नहीं देते कस्टमर, तो आप उसको क्या कर देते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स आप डेबिट कर देते हैं। जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं उनका आप डेबिट कर देते हैं, या आप उनका नेम लिख लेते हैं, कस्टमर का नेम लिख लेते हैं किसको सेल किया है, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि वो पर्सन कहता है कि आपके पास ना कुछ अरसे बाद वो या तो पेमेंट कर देगा या पेमेंट नहीं करेगा। अगर आप सब्सिक्वेंटली जाते हैं और आप कहते हैं, अगर पेमेंट आपने ले ली है सब्सिक्वेंटली कुछ अरसे बाद, जिसको आपने क्रेडिट पे सेल कर दी थी वो आपको पेमेंट कर देता है, कैश दे देता है। अगर कैश देगा आपको तो आपके पास कैश आएगी, कैश एसेट है, इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट होता है। और अगर आप उससे चेक लेते हैं तो आपने चेक कहाँ डिपॉजिट करवाना है, अपने बैंक अकाउंट में, तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बैंक बैलेंस आपका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो जाएगा। और क्रेडिट में आप क्या करेंगे, देखें, आपने जब सेल की है तो ट्रेड रिसीवेबल्स आपने डेबिट की है, तो जब आप पेमेंट ले लेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल्स तो आपके क्या हो जाएंगे, वो तो आपके खत्म हो जाएंगे, एसेट डिक्रीज हो जाएगा, तो आप ट्रेड रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर देंगे, तो एक एसेट इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा एसेट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें, समटाइम्स ऐसा होता है कि जो कस्टमर होता है वो कहता है जी मैंने पेमेंट नहीं करनी, मैंने क्या करना है, पेमेंट आपको नहीं करनी, इनकार कर देता है, इग्नोर कर देता है पेमेंट करने से। कस्टमर इग्नोर्ड टू पे, जब आपने कस्टमर ने कहा जी मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगा, ठीक है, या वो उसकी डेथ हो गई, ठीक है, या वो कहीं और माइग्रेट कर गया, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपने इसको इसके लिए एंट्री करनी है। एंट्री क्या करेंगे, इसको कहते हैं, ये हमारे पास हो गए बैड डेट। बैड डेट का मतलब होता है बुरे कर्जे, मतलब ऐसा कर्जा जो आपको वापस नहीं मिला, ठीक है, आपने किसी को दिया था वापस नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। बैड डेट्स अकाउंट की बजाय आप इररिकवरेबल डेट्स भी लिख सकते हैं, इसको इररिकवरेबल डेट, ठीक है। एक ऐसा कर्जा जो आप रिकवर नहीं कर सकते, वो आपका हो गया बैड डेट, ठीक है। और क्रेडिट में आप क्या करेंगे, क्रेडिट में आपने ट्रेड रिसीवेबल्स जब ऊपर यहाँ पर आपने सेल की थी तो उसका नेम डेबिट किया हुआ था, या ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट किया हुआ था, अब वो उसने इनकार कर दिया, तो आपका ये फर्दर एसेट नहीं रहा, तो आप ट्रेड रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर देंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स को आप क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब जो ट्रेड रिसीवेबल्स को आप क्रेडिट करेंगे तो उसमें आप क्या करेंगे, आपने इसको कहना है कि ये आपका कस्टमर का नेम भी हो सकता है, अगर आपके पास कस्टमर का नेम है तो नेम भी आप उसको क्रेडिट कर देंगे, अगर नेम डेबिट किया हुआ तो। ये बैड डेट्स की एंट्री है, ये क्या है, बैड डेट्स की एंट्री है। इसको आप कैसे कहते हैं कि बैड डेट्स आर इररिकवरेबल डेट्स रिटर्न ऑफ फ्रॉम बुक्स, ठीक है। आपने जो बैड डेट्स थे आपने उनको राइट ऑफ कर दिया, राइट ऑफ का करने का मतलब होता है कि आपने बुक्स में से उनको निकाल देना है। जब आप ये जर्नल एंट्री करते हैं तो आप इसका मतलब होता है कि आपने बैड डेट्स को राइट ऑफ कर दिया है, आपने कस्टमर्स को अपने बुक्स में से निकाल दिया कि ये हमें पैसे नहीं देंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स खत्म कर दिए हैं, ठीक है। ये आपकी जर्नल एंट्री होती है बैड डेट्स के लिए। ये किसके लिए एंट्री होती है, बैड डेट्स के लिए।
अब देखें, एक तरफ तो आपका रिसीवेबल कम हो रहा है, इसका मतलब है आपका एसेट रिड्यूस हो रहा है। एसेट जब रिड्यूस होता है हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो बैड डेट्स जो होते हैं ये आपका लॉस है। बैड डेट्स क्या है? लॉसेज हैं। जो लॉस होते हैं जब वो इंक्रीज होते हैं तो हम उनको कहते हैं कि ये डेबिट हो रहे हैं। तो जो लॉसेज हैं वो हम उनको एक्सपेंसेस में जाके रिपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंसेस इसका मतलब है आपका जब बैड डेट होगा आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज इन एक्सपेंस को हम क्या कहते हैं? डेबिट करते हैं। अच्छा, यहां तक बैड डेट्स तक कोई क्वेश्चन ये जो अभी तक मैंने करवाया है? मुस्कान, हाँ जी, 5.8 आप खुद करेंगे, ये आपके लिए असाइनमेंट है। इबरार जीवानी, जो क्लोजिंग स्टॉक है या क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो एक ही चीज होती है। ये दो नेम है, इन्वेंट्री को स्टॉक भी कहते हैं। ठीक है, वो एक ही चीज होती है। महर जकाउल्ला जकी, आपने मुझे ईमेल कर दी है तो मैंने आपको ऐड कर दिया होगा। अगर नहीं की तो फिर मुझे अपना ईमेल एड्रेस सेंड कर दें, मैं आपको ऐड कर देता हूँ। अली तैमूर, ये जो आपने लिखा है कि वेजेस एंड सैलरीज, और सैलरीज एंड वेजेस जो है वो आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिखनी है और एक्सपेंसेस में लिखनी है। आपने यहाँ पर एक्सपेंसेस में लिखनी है। ठीक है, कहाँ पर लिखनी है? एक्सपेंसेस में आप लिखेंगे। जो मैंने आपको बताया आपने वही ट्रीटमेंट करनी है। जकाउल्ला जकी, आप ऐसा करें कि आप मुझे अपना ईमेल सेंड कर दें। चलें, अगर सेंड कर दिया तो मैं देख लेता हूँ, मैं आप कर दूंगा ऐड क्लास के बाद आपको। बैड डेट्स की जो एंट्री है वो ये होती है मुस्कान के, आपके पास जो बैड डेट्स होते हैं, क्योंकि आपने पैसे लेने होते हैं लोग कस्टमर से। ठीक है, तो जब आपने क्रेडिट पे चीजें सेल करते हैं तो आप उस टाइम एंट्री करते हैं, सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं, सेल्स इनकम। ठीक है, वो क्रेडिट हो जाती है बिकॉज इनकम उस टाइम आपकी जनरेट होती है। और आप ट्रेड रिसीवेबल्स को डेबिट कर देते हैं। ठीक है, कि आपने कस्टमर से, क्रेडिट कस्टमर से फ्यूचर में पेमेंट रिसीव करनी है, बट फ्यूचर में जाके वो इग्नोर कर देते हैं, वो कहते हैं हमने पेमेंट नहीं करनी। जब वो पेमेंट नहीं करेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल्स जो आपका डेबिट हो रहा किया हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसको आप क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, कि आपके एसेट्स कम हो जाते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स रिड्यूस हो जाते हैं, तो आप उनको ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट में आप क्या करेंगे जी? क्रेडिट तो आपने कर लिया, क्या आपने कैश ले लिया है? नो, कैश तो ली नहीं है। क्या आपने चेक लिया है? नो, चेक भी नहीं लिया। क्या रीजन है? कि उन्होंने इग्नोर कर दिया कस्टमर ने कि इन्होंने हमें पेमेंट नहीं देनी। तो फिर आप डेबिट में बैड डेट अकाउंट लिखते हैं या इरिकवरेबल डेट अकाउंट डेबिट कर देते हैं। ठीक है, जितनी अमाउंट से वो बैड डेट होगा ये क्वेश्चन में गिवन होता है। आशान इलाई, हाँ जी लिख सकते हैं आप, अकाउंट रिसीवेबल भी लिख सकते हैं। सारे में ये डिपेंड करता है कि अगर कंपनी की पॉलिसी क्या है। अब देखें, आपका एक कस्टमर है, आप बजाय इसके कि आपको पता है कि यार इससे मैंने 1000 रुपया लेना है, वो इनकार कर देता है पेमेंट करने से। आप कोर्ट में तो जाने से रहे हैं। ठीक है, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं या ये जो दूसरी, सॉरी, बैंक ने लोन दिए होते हैं, उन्होंने तो अपने लोग रखे होते हैं जो जाके रिकवरी करते हैं, जो एसेट वगैरह सेल कर देते हैं। लेकिन यहाँ कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता कि आपने जाके उनसे ठीक है, यहाँ पर सिंपली एक कस्टमर इनकार कर देता है, क्रेडिट कस्टमर, कि आई एम नॉट गोइंग टू पे, तो आप उसे बैड डेट ट्रीट कर लेंगे, उसको राइट ऑफ कर देना अपनी बुक्स में से। इबरार जीवानी, अभी जो मैं करवा रहा हूँ अभी इधर तक रहें, आप आगे ना जाएं।
बैड डेट्स जो हैं वो मैं रिपीट करवा देता हूँ इसमें। सईदा खफसा भी अभी हमने डाउटफुल डेट्स के लिए एंट्री नहीं की, वो होती है, वो अलग एंट्री होगी, ठीक है। कुद्दूसिया फातिमा फिजिकल क्लासेस में, हाँ जी वो तो स्टार्ट से ही करवाएंगे क्योंकि बच्चों ने अभी तो ज्वाइन करना है। तो जिन कैंपसेस में क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, मेरे ख्याल में वीक हो गया होगा शायद या 2 वीक, तो उन्होंने तो पढ़ लिया होना है कुछ चैप्टर्स। सुन ले, मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ कि आप कैसे इनको बैड डेट्स, तो बैड एंड डाउटफुल डेट्स को ट्रीट करेंगे। देखें, आपने कस्टमर को अगर तो कैश पे सेल कर दी है ना, सेल दो तरह की होती हैं, ठीक है। एक होती है आपकी कैश सेल्स और एक होती है क्रेडिट सेल्स। अगर तो आपने कैश पे सेल कर दिया तो इसका मतलब है कि इस केस में नो बैड डेट, देयर विल बी नो बैड डेट, ठीक है। उसकी रीजन ये होती है कि बैड डेट नहीं होंगे, क्या रीजन होती है, देयर विल बी नो बैड डेट्स। उसकी रीजन ये होती है कि आपके पास आपने कैश तो ले ली है, कस्टमर आप इनकार तो नहीं कर सकता एक दफा कैश देने के बाद कि मैं आपको कैश नहीं दूंगा, पेमेंट नहीं करूंगा। लेकिन जब आप क्रेडिट पे सेल्स करते हैं ना, जो दूसरी सेल्स हैं जो क्रेडिट पे हो रही हैं, जब आप क्रेडिट पे सेल्स करते हैं तो क्रेडिट पे जब सेल करेंगे तो सेल तो आपकी क्रेडिट होगी होगी, डेबिट में आप ट्रेड रिसीवेबल्स के अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। या जिसका नेम होगा उसको आप डेबिट कर देंगे। बाद में आपके पास क्या होगा कि वो पर्सन कहता है कि मैंने अब आपको पेमेंट नहीं करनी, तो आपने क्या करना है, वो जब पेमेंट नहीं करेगा तो उसको आप कहते हैं कि ये हमारे पास बैड डेट हो गया है। जब वो पेमेंट से इनकार करेगा तो आपने उसको बुक्स में से निकाल देना है, राइट ऑफ कर देना है, ठीक है। क्या करना है, राइट ऑफ कर देना है। तो राइट ऑफ करने का तरीका ये होता है बुक्स में से किसी चीज को, कि आपने उसको अगर डेबिट किया तो उसको क्रेडिट कर दें। तो ट्रेड रिसीवेबल्स को आप जब सेल करते हैं क्रेडिट पे, तो ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट आपने डेबिट किया होता है, सेल्स क्रेडिट की होती है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट जो होता है वो आपका क्या हो रहा होता है, वो डेबिट हुआ होता है। अब आप उसे क्रेडिट कर दें, जितने से बैड डेट हुए हैं, जिसने इनकार कर दिया मैंने नहीं पेमेंट देनी, तो आप उतनी अमाउंट से उसको क्रेडिट कर दें, ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट हो जाएंगे। और डेबिट में क्या आ जाएगा, डेबिट में आप उसको लिख देंगे बैड डेट्स, क्योंकि कैश तो आपकी डेबिट होगी नहीं बिकॉज यू आर नॉट रिसीविंग कैश। बैंक अकाउंट को आप डेबिट नहीं करेंगे बिकॉज यू आर नॉट यू हैव नॉट रिसीव्ड ए चेक, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा, बैड डेट्स हैं। तो वो बैड डेट्स शो कर रहे होते हैं, बैड डेट्स अकाउंट जब डेबिट होता है कि लोगों ने पैसे देने से इनकार कर दिए, ठीक है। अब यहाँ देखें, ये बैड डेट्स की एंट्री थी। अब इसमें देखें जब बैड डेट्स हमारे पास आते हैं तो बैड डेट्स के लिए हम आगे जर्नल एंट्रीज फिर कैसे करते हैं, उनको कैसे लेके चलते हैं, उसको जरा देखते हैं। देखें, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। बिजनेस sold goods on credit to Mr. X $1000। कितने के गुड्स सेल किए हैं बिजनेस ने मिस्टर एक्स को, 1000 की क्रेडिट पे। लेटर ऑन मिस्टर एक्स refused to पे द डेट, ठीक है। आपने क्या, मिस्टर एक्स ने क्या किया, रेफ्यूज टू पे द डेट, उन्होंने डेट को पेमेंट करने से रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा जी हम पेमेंट नहीं करेंगे, रिफ्यूज हो गया। अब ये जब रिफ्यूजल हो गया तो अब आपका ये बैड डेट हो गया। अब आपने क्या करना है, देखें, जब आपने सेल किया, ठीक है, पहला जब आपने सेल किया ये वाली चीज,
तो फिर आपने क्या एंट्री की, जब आप सेल करेंगे तो आप पहली एंट्री करेंगे इसके लिए कि डेबिट एंड क्रेडिट। सेल्स कर रहे हैं तो सेल तो क्रेडिट हो जाएगी, कितनी अमाउंट से, 1000 से क्रेडिट हो गई। डेबिट में क्या होगा, डेबिट में आपने किसको सेल किया, मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स का अकाउंट आप डेबिट कर दें। ये आपका क्या है, ट्रेड रिसीवेबल है। ये आपका क्या, ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, एक तरफ आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है और दूसरी तरफ आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है आपकी, दिस इज इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम क्या है, क्रेडिट, ठीक है। और दूसरी तरफ आपके पास इंक्रीज इन एसेट है, पेमेंट नहीं आई, तो आपने फ्यूचर में पैसे लेने हैं, किससे, मिस्टर एक्स से। अब मिस्टर एक्स क्या करता है, फ्यूचर में जाके वो कह देता है आई एम नॉट गोइंग टू पे, उसने रिफ्यूज कर दिया पेमेंट करने से। तो जब रिफ्यूज करेगा तो आपके पास ये जो रेड ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो रहा है वो रिसीवेबल नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, आपका रिसीवेबल रिड्यूस हो जाएगा। तो क्रेडिट आप क्या करेंगे, इन दिस केस आप क्रेडिट कर देंगे मिस्टर एक्स के अकाउंट को, अपनी बुक्स में से निकाल देंगे। जब इसको अपनी बुक्स में से निकालेंगे तो आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो गए, आपके पास रिड्यूस हो गए। इसको कहते हैं कि ये आपके पास डिक्रीज इन एसेट है। तो डिक्रीज इन एसेट है, वो जब डिक्रीज होता है एसेट तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, ठीक हो गया। अब उसने डेबिट, हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। तो डेबिट में हम क्या कर देंगे, इररिकवरेबल डेट्स और बैड डेट्स, इररिकवरेबल डेट, इसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देंगे। कितनी अमाउंट से, 1000 से। उसने 1000 कहा था कि $1000 सेल की थी कस्टमर को, $1000 उसने कहा कि अब मैं बाद में नहीं पेमेंट करूंगा, तो वो आपका बैड डेट्स हो गया। दिस इज कॉल्ड बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो ये एंट्री होती है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ की, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है, ये एग्जांपल क्लियर है, इसमें देखें, इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका तो पूछ लें। मोहम्मद अवैस सिद्दीक, आप कैंपस को कांटेक्ट करके पूछ लें। अच्छा देखें जाजेब, अगर आपने किसी को बुक सेल की है, क्रेडिट पे सेल कर दी और बाद में उसने कहा कि मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगा, तो वो आपका बैड डेट होगा, ठीक है। अच्छा अब देखें, नेक्स्ट जो है इसमें एक और एग्जांपल मैं करवाता हूँ, इसी से रिलेटेड एग्जांपल है ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए फर्दर। फॉर एग्जांपल, a business sold goods to Mr. Y, $2000 on credit. Later on, Mr. Y paid to business dollar 1600 and
refuse to pay the remaining amount, ठीक है। उसने क्या किया, बाद में उसने कहा जी मैं रिमेनिंग अमाउंट पे नहीं करूंगा। देखें, जब आपने सेल की है तो सेल के लिए फर्स्ट जो है इसमें क्या, आप जब सेल करेंगे तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री, एक क्रेडिट सेल आपने की है, तो उसके लिए आपने एट द टाइम ऑफ द सेल्स आपने एंट्री की होनी है, सेल्स क्रेडिट है 2000 से, डेबिट में आप मिस्टर वाई लिखेंगे। अब ये क्या है, दिस इज योर ट्रेड रिसीवेबल, कि आपने फ्यूचर में से अमाउंट रिसीव करनी है 2000, वो आपने डेबिट कर दिया। अब ये जो पहला डेबिट हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, ये है इंक्रीज इन एसेट, कि आपने किसी को क्रेडिट पे गुड्स सेल किए हैं तो आपने उससे फ्यूचर में पैसे लेने हैं, दिस इज इंक्रीज इन एसेट। सेकेंड वन है सेल्स इनकम है, तो ये आपके पास क्या है, इंक्रीज इन सेल्स, सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, ठीक हो गया। अब उसमें देखें सेकंड नंबर पे ये आपकी एंट्री हो गई पहली। सेकंड पे आप देखें, उसने कहा लेटर ऑन मिस्टर वाई पेड टू बिजनेस $1600 तो जो 1600 पेमेंट आई है उसके लिए क्या आप क्या एंट्री करेंगे। अब उसने ये नहीं बताया कि मिस्टर वाई ने बिजनेस को कैश दी है या चेक दिया है, तो आप क्या करेंगे, आपने ये कैश में लिखनी है ट्रांजैक्शन, कैश आई है, कितनी कैश आई है, कैश आई है आपके 1600 से आपका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और किसने आपको पेमेंट दी है, आपको जो पेमेंट आई है वो आई है मिस्टर वाई से, तो मिस्टर वाई का अकाउंट ऊपर आपने डेबिट किया हुआ है, अब आप क्रेडिट कर देंगे। मिस्टर वाई क्या, आपका ट्रेड रिसीवेबल 1600 से आप इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। रिमेनिंग उसने कहा है कि अमाउंट जो है उसने एंड रिफ्यूज टू मेक द रिमेनिंग पेमेंट, और उसने ये कह दिया है कि रिमेनिंग में पेमेंट नहीं करूंगा, तो ये रिमेनिंग पेमेंट जो नहीं करेगा इसके लिए आप क्या जर्नल एंट्री करेंगे। अब देखें, अब उसने टोटल थे 2000, 2000 में से 1600 पे कर दिए, 400 जो बच गए हैं, दीज आर बैड डेट्स, दीज आर बैड डेट्स। अब ये जो बैड डेट्स हैं इनकी जर्नल एंट्री करनी है। बैड डेट्स होते हैं आपके लॉसेस, ठीक है, तो लॉसेस जब भी इनकर होते हैं हम उनको करते हैं डेबिट, ठीक है। बैड डेट्स अकाउंट हो जाएंगे डेबिट, और क्रेडिट में आपके पास क्या आ जाएगा, क्रेडिट में आपने क्योंकि ट्रेड जो मिस्टर वाई है उसको आप क्रेडिट कर देंगे। मिस्टर वाई क्या है, ये आपका ट्रेड रिसीवेबल है, आपके ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे, कितनी अमाउंट से आपके कम हो जाएंगे, 400 से, ठीक हो गया। ये आपकी तीन एंट्रीज हैं इससे रिलेटेड, बैड डेट से रिलेटेड। दूसरी जो ऊपर वाली जर्नल एंट्रीज करवाई है ना, ये वाली पहली जो एंट्री ये वाली करवाई है, ये आपको इस वजह से करवाई है ताकि आपको पुरानी रिवाइज हो जाए कि आपने क्रेडिट सेल्स कैसे बुक करनी है, कैसे रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद रिकवरी वाली ये पहले भी थी, ठीक है, लेकिन पार्ट रिकवरी जो है वो मैंने अभी आपको एंट्री करवा दी, ये एंट्री वैसे ही होनी है, ठीक है। अगर चेक रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। और फिर थर्ड नंबर पे ये आपके बैड डेट्स रिटर्न ऑफ की एंट्री है, ठीक है। जब बैड डेट्स राइट ऑफ करेंगे उसकी जो एंट्री करेंगे वो ये वाली एंट्री है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट और आपके ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट क्रेडिट इसलिए हो रहा है कि आपका एसेट रिड्यूस हो रहा है। यहां तक कोई आपके पास क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें। इब्रार आप उसको रिकनेक्ट करें उधर से ना, तो स्क्रीन शो हो जाएगी। हाँ जी, कोई क्वेश्चन।
ठीक है, यहाँ तक अगर आपको क्लियर है, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम नेक्स्ट क्लास जो है वो उस क्लास में हम इसको बैड डेट्स को फर्दर लेके चलेंगे, डाउटफुल डेट्स की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, उसके अकाउंट्स कैसे बनाने हैं और उनकी स्टेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रीटमेंट क्या करनी है, इसको हम लेके चलेंगे। ठीक है, अभी क्लास का टाइम खत्म हो गया आप लोगों का इससे रिलेटेड, क्योंकि जर्नल एंट्रीज करवाई हुई आप लोगों ने, पहले भी जर्नल एंट्रीज काफी अच्छी की हुई हैं, तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।